चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सभी नए सदस्यों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। इन मंत्रियों के पास अपने काम को दिखाने का सिर्फ 3 से 4 महीने का अवसर मिलने वाला है। आपको बता दें, जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया, परशुराम को सैनिक कल्याण और होमगार्ड विभाग सौंपा गया है, संगीताबेन सहकारिता विभाग इनको मिला है, तो वहीं दिनेश खटिक को जल शक्ति और बाढ़ कंट्रोल विभाग दिया गया है। और दूसरी तरफ धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग दिया गया और छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग सौंपा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा पद मिलने वाला है, कौन सा विभाग मिलने वाला है। इस बात की अटकलें थी, वो भी क्लियर हो चुका है। परशुराम को सैनिक कल्याण और होमगार्ड विभाग मिला है, संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, कल करीब 6 बजे के बाद 7 मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया गया था, जिसमें जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री और 6 मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया गया था। आज सुबह करीब 10:30 बजे सभी मंत्रियों को जो नवनिर्वाचित थे उनको वहां लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया था। करीब 2 घंटे तक उनके साथ बातचीत चली थी, जिसमें मुख्यमंत्री से सामने रूबरू हुए थे और तमाम विषयों पर चर्चा हुई थी। खासकर जो सब्जेक्ट जो सबके सामने आना था कि जो विभाग को लेकर के किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति ना हो, सामंजस्य बना रहे, इसी वजह से सबको बुला करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे मुलाकात की थी। उसके बाद फिर विभाग का बंटवारा किया गया है। अब कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से प्रावधिक शिक्षा जितिन प्रसाद को दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण विषय विभाग है, हालांकि समय बहुत कम है। अब इसमें 3 से 4 महीने में क्या कुछ मंत्री जी कर पाएंगे, फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से एक प्लानिंग के तहत एक विभाग का बंटवारा किया गया, मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीधे चुनाव में जाना है पूजा। तो ऐसे में भाजपा ने जिस तरीके से ब्राह्मण से लगा के दलित और ओबीसी को साधने की कोशिश की है, अब विभागों के हिसाब से अगर देखा जाए तो संगीता बिंद को जिस तरीके से सहकारिता विभाग दिया गया है, उनके दिनेश खटिक को जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास दिया गया है, छत्रपाल को राजस्व विभाग दिया गया है। तो तमाम ये जो मंत्री हैं कहीं कहीं विभाग के बाद अब कल से अपने विभाग पर लगेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। खासकर 2022 के चुनाव है, उसको कहीं न कहीं जनता के बीच में जाएंगे और अगली चुनाव की रणनीति तय करेंगे कि अनूप, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मंत्रियों को लेकर के लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था, यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना था कि इन मंत्रियों को सिर्फ जातीय समीकरण साधने के लिए दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर विभागों का बंटवारा हुआ है तो महत्वपूर्ण विभाग इन्हीं मंत्रियों के पास गए हैं। देखिए पूजा, इसका सीधे इसका सरकार का मैसेज है कि जो महत्वपूर्ण जो बंटवारा जिस तरीके से विभागों का किया गया है, यानी आने वाले जो चुनाव है कहीं न कहीं उसके देखते हुए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लोग भी हैं, ओबीसी और दलित को जिस तरीके से एक मौका मिला और इसका मैसेज साफ साफ देना था सरकार को कि कहीं न कहीं भाजपा में दलित और जो ओबीसी को कहीं न कहीं जगह उसकी बरकरार है। और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से या फिर 2022 में जिस तरीके से चुनाव के समीकरण बन रहे हैं, आपने देखा होगा पूजा की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे ओबीसी की बात करें या फिर दलित वर्ग की बात करें, ये वर्चस्व कहीं न कहीं कायम रखते हैं और चुनाव की अहम भूमिका में रखते हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, वो सिर्फ दलित और 3 दलित के जो चेहरा चुने गए थे और 3 ओबीसी के चुने गए, 1 ब्राह्मण का चुना गया था। तो ऐसे में तीनों वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है जो अहम विभाग है वो इन्हीं लोगों को दिया गया है, ताकि इनके जो अपने लोग हैं या इनके वोटर्स हैं या गांव के लोग हैं या फिर इनके समर्थक हैं। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या आपको बता दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गई है जातीय समीकरणों को साधने के लिए, साथ में महत्वपूर्ण विभागों के आवंटन के साथ इस बात का संदेश देने की भी कोशिश है कि सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए भी
ये तमाम मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 3 महीने में ये तमाम मंत्री अपने अपने विभागों में कितना कमाल दिखा पाते हैं। दूसरी तरफ बीते 10 महीने से 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें आज सुबह 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक भारत बंद का समय निर्धारित हुआ था। भारत बंद को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारत बंद का असर भी देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तस्वीरें हैं, जिसमें लखनऊ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, सहारनपुर, बांदा, शाहजहांपुर और गाजियाबाद है। इसके बाद आपको उत्तराखंड के भी 6 जिलों की तस्वीरें हम दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही क्षेत्रों में किसान आंदोलन का बराबरी से असर देखने को मिला है। तस्वीरें देहरादून, हरिद्वार, बाजपुर, जसपुर, रामनगर और रुद्रपुर की। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कल यानी कि मंगलवार को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। राजधानी में सुबह करीबन 11:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्मार्टफोन के साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का भी वितरण करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश की लगभग 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वितरण होगा। साथ ही नवजात बच्चों की वृद्धि मापने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर वृद्धि निगरानी यंत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। राजधानी के गोमती रिवर फ्रंट गोमती नगर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे। 27 से 29 सितंबर तक टूरिज्म कार्निवाल मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह और मेयर संयुक्ता भाटिया भी कार्यक्रम का हिस्सा थी। का स्वर्ण जयंती वर्ष है और इस स्वर्ण जयंती के वर्ष पर पर्यटन विभाग के द्वारा ये कार्निवाल लगाया गया है। पर्यटन को जितना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में अयोध्या जैसे स्थान को पर्यटक स्थल बनाने का, जैसे काशी को पर्यटक स्थल बनाया गया है, आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से अयोध्या भी आगे बढ़ने वाला है। इससे लोगों को बहुत सारी चीजों पे, अर्थव्यवस्था पे बहुत अंतर पड़ने वाला है और लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर में बीएनएसडी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज की शताब्दी वर्ष पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस मौके पर 75 वर्षों का शैक्षिक कार्यकाल पूरा करने वाले पुरातन छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में अपराध नहीं के बराबर है। डिप्टी सीएम ने ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबादी भाईजान को प्रदेश का क ख ग घ भी नहीं पता है, क्योंकि प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री शैली बिश्नोई जी, यहाँ के सुयोग्य, उनको जाके हैदराबाद के लोगों को बताना चाहिए, अपने दल के लोगों को, कि उत्तर प्रदेश के योगी जी से सीखो कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद एक भी सांप्रदायिक दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है। एक भी जातीय दंगा पूरे 4.5 वर्ष में नहीं हुआ है। ये भाईजान को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो आवास आवंटन की हो, चाहे गैस के सिलेंडर की हो, चाहे शौचालय के निर्माण की रही हो, चाहे सम्मान निधि की रही हो, किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं दिया गया।
मुस्लिम बंधुओं की आबादी 18% से 19% होगी, उनको 26 से 27% का लाभ उनको मिला है। तो ये पारदर्शी सरकार है और हम भेदभाव के आधार पर काम नहीं करते। सांसद संगम लाल गुप्ता पिटाई मामले पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन दोनों ने ही क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं अभी ये भी नहीं कहूंगा कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच में सारे तथ्य सामने आ जाए और जो मीडिया के सामने गलत फोटो अपनी पिटती हुई दी गई है उसके लिए कम से कम खेद है। उससे भी शर्मनाक ये है कि फिर वो हम ही पर आरोप लगाते हैं कि मुझे मारा गया। मैं कहती हूँ इससे बड़ा और शर्मनाक कुछ नहीं। मैं अभी ये भी नहीं कहूंगा कि विधानसभा के चुनाव में मैं प्रचार न कर सकूं। मैं अभी ये भी नहीं कहूंगा कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच में सारे तथ्य ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां पे आरोप लगा संगम लाल गुप्ता जो सांसद हैं उनके साथ मारपीट की गई और आरोप था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी पर। आज वो हमारे साथ हैं और बताएंगे कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या थी और उस वीडियो में जो बताया गया कि संगम लाल गुप्ता जो सांसद है और उनके साथ मारपीट हो गई, तो कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हुए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी। सामने दिख रहा है वो संगम लाल जी नहीं है जो जमीन पे गिरे हैं और जिनके साथ अभद्रता हो रही है। वो ओम प्रकाश पांडे गुड्डू हारा हुआ ब्लॉक प्रमुख का एक आपराधिक इतिहास का आदमी है। वो अभी कांग्रेस छोड़ के गया है। ये इतना बड़ा झूठ किया गया उसका मैंने पर्दाफाश कर दिया वीडियो के साथ। ना मेरी चुनौती है या वो वीडियो दिखाएं जिसमें वो मार खा रहे हो या दुर्व्यवहार हो रहा है, वरना मीडिया से माफी मांगे, सदन से माफी मांगे और पूरे प्रदेश की जनता से कहें मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला। तो कहने का मतलब जो मार खाए वो दूसरा शख्स था और कुर्ता फाड़ के जो अपना बयान जारी कर रहे थे वो सांसद अपना बयान जारी कर रहे थे, उसको पता है। जो मार खाया वो फुल स्लीव पहने हुए और ये इनकी हाफ स्लीव है, तो झूठ वहीं से हम लोगों के दिमाग पे शंका आई और फिर हजारों लोग देख रहे थे, इनसे कुछ हुआ ही नहीं। इनको तो सम्मान इनके सिक्योरिटी वाले लोग ले गए। अब इनकी नीयत इसी साफ होती है, कमजोर आदमी, इनके 4-5 लोगों ने इनको इस्तेमाल कर लिया कि इनकी सारी सिक्योरिटी इनको पहुंचा देती है कार तक सुरक्षित और उसके बाद ये मीडिया से कहें कि मुझे मारा गया। ये एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का एक साथ कार्यक्रम कैसे लगा था, वो क्या वजह थी? सरकारी काम में विधायक भी जाते हैं, सांसद भी जाते हैं, निर्वाचित। टाइमिंग का कुछ होगा आपके साथ? देखिए, उनका 12 बजे था, हमारा 2:30 बजे था, हम 2:30 बजे पहुंचे। तो ये कपड़े कहाँ फटे सांसद के, आपको क्या लगता है? जो शर्ट फटी, बाद में वीडियो जारी किया, ये कहाँ फटी शर्ट उनकी? मुझे लगता है कि यही 3-4 कार्यकर्ताओं ने वहां जाके उनको सलाह दी होगी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा फाड़ लिया, इसको बचा लिया। तो मुकदमा जो हो गया है फिलहाल आपके ऊपर, उसके बारे में क्या कहेंगे? तथ्यों के आने के बाद जांच एजेंसियां अगर ईमानदारी से करेंगी तो कुछ मुकदमे में रह ही नहीं गया। मुझे पूरा भरोसा है कि ईमानदारी से करेंगे। तो देखिए, प्रमोद तिवारी जी का साफ तौर पे कहना है कि वो वीडियो ही फेक था जिसे जारी किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर उन सांसद ने अपनी छवि को बनाने के लिए और राजनीतिक एक भूमिका बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया, जबकि उनके साथ मारपीट हुई ही नहीं और इस तरह के तथ्य वो साबित भी कर चुके हैं और जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस को उनको पहुंचा भी चुके हैं। तो अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में पुलिस किस तरह का रोल निभाती है और कैसे जांच को आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौहीद गदवई, जनता टीवी, लखनऊ। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं के साथ गड्ढा मुक्ति और नहरों की सिल्ट सफाई के लिए बैठक का आयोजन किया। इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द सफाई और सड़क निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बैठक के बाद मंत्री महेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि हमारे सभी सांसदों के हर विभाग ने बहुत अच्छी तरीके से सफाई का कार्य किया है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। नहरों की सिल्ट सफाई को लेकर के और गड्ढा मुक्ति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया है। हमारे सभी मुख्य अभियंता लेवल 1, लेवल 2 और सभी हमारे एसी और ऑनलाइन हमारे एक्सीएन, बाकी सब लोग फील्ड से जुड़े हुए थे। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने समय से नहरों की सफाई के सिल्ट सफाई के लिए, जैसा कि पिछले वर्षों में बहुत अच्छी सफाई हुई है, 265 विधायकों ने लिख करके दिया है कि नहरों की सफाई बहुत अच्छे ढंग से हुई है। हमारे सभी सांसदों ने, सभी दलों के नेताओं ने लिख करके दिया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नहरों की सफाई बहुत अच्छे से किया, टेल तक पानी पहुंचा, किसानों को जो उनके खेत तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य सरकार का, उसको हम लोगों ने पूर्ण किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
हम सब लोगों ने नहरों की सफाई का फिर से एक अभियान लिया। फरक्काबाद के रहने वाले डॉक्टर अनुपम दुबे के खिलाफ रविवार को एनएससी के तहत कार्रवाई की गई थी। वहीं इस कार्रवाई के बाद सोमवार को अचानक प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जिला कारागार पहुंचे, जहां शिवपाल यादव ने अनुपम दुबे के करीब आधा घंटे तक अकेले में उनसे बातचीत करी है, जिसके बाद शिवपाल यादव ने मुलाकात के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी। लेकिन शिवपाल ने अखिलेश के एक बयान पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, बसपा गठबंधन चाहती है, ये जब भी होगा मीडिया को अपने आप पता चल जाएगा। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव जिला कारागार से काफिले के साथ रवाना हो गए। आपको पता चल जाएगा, जैसी बातचीत होगी आपको पता चल जाएगा, तब हम भी बता देंगे। अब इतना हम जानते हैं, हम गठबंधन चाहते हैं। अब सब बातें उनकी ओर से आनी है, गठबंधन हम चाहते हैं। हम इतना जानते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहाँ पर भी रहेगी वहीं पर सरकार बनेगी। मिर्जापुर में एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य उत्सव का आगाज किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने आयोजन में निर्यातकों को अच्छे निर्यात का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा, देश अकेले $4 मिलियन से ज्यादा का निर्यात करेगा, जिसमें प्रदेश बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेगा। जितने भी हमारे निर्यात से जुड़े हुए हितधारक हैं, उनको साथ में लाकर हम इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स टारगेट जो इस वर्ष के लिए और $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य 2027-28 के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, उसके लिए कैसे हमारे सारे हितधारक मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं का और अपार क्षमताओं का राज्य है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर सभी पार्टियों ने चुनावी जंग में उतरना भी शुरू कर दिया। इसी को लेकर सुनील बंसल एक बार फिर से गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष के साथ बैठक करी। विस्तारक और जिलाध्यक्ष के साथ में पालकों को जहां गुरु मंत्र दिया गया, तो वहीं इन्हें चुनावी रणनीति से भी अवगत कराया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक बैठक महत्वपूर्ण है और अहम है। भाजपा 24/7 काम करती है, 365 दिन काम करती है, और जब काम करेगी तो पहले कार्य योजना बनाना, फिर उस कार्य योजना की समीक्षा करना, और समीक्षा करने के बाद जहां कमी रहेगी उसको ठीक करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का शुभारंभ किया, जहां पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ में पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यमुना माता जो है वो खरसाली में आ जाती है, गंगा माता जो है वो मुखबा में आ जाती है, भगवान केदारनाथ जी ऊखीमठ आ जाते हैं, और भगवान बद्री विशाल जो है वो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग यहाँ भी शीतकालीन दर्शन करें और उसके साथ साथ औली का आनंद भी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर नाराजगी जाहिर करी है। इस दौरान पुतला फूका गया, साथ में तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की मांग भी की गई। उसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि एशले हॉल चौक पर दुष्यंत गौतम का पुतला फूका। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहना है कि दुष्यंत कुमार अपने जो है मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए उस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें जो है माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने एक घर की दीवार पर बनाई गई भगवान शिव की तस्वीर यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दीवार के एक पूरे हिस्से में उकेरी गई यह तस्वीर अनेक रंगों से सजी हुई है। यात्री जैसे ही पैदल मार्ग में एंट्री करते हैं, उन्हें सीधे इस तस्वीर के जरिए भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इस तस्वीर को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। आपको बता दें कि तस्वीर को पूना शहर के रहने वाले एक भक्त ने निर्मित किया है। इससे पहले भी वो जगह जगह भारत के धार्मिक स्थलों में देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेर चुके हैं। मैंने हर जगह पे पेंटिंग्स किए इंडिया में। इस साल मैं केदारनाथ में पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यात्रा चल रही है। पूरी कोरोना की सेफ्टी से लेके सब इंतजाम लेके यहाँ के मंदिर प्रशासन ने और यहाँ के रहवासी लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, होटल का, रहने का, खाने का, और अभी यात्रा बहुत सफल से और अच्छी चल रही है।
धर्मांतरण को लेकर सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने सरकारी आवास में एक धर्मगुरु के साथ कुछ लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे गिना रहे हैं। साथ ही एक वक्ता कई मनगढ़ंत कहानियां भी सुना रहा है। वो बता रहे हैं कि इस्लाम में बहन बेटियों को जलाया नहीं जाता। अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश और दुनिया में काम कर सकते हैं। कानपुर का ये वीडियो है जिसमें इस्लाम अपनाने की बात आईएएस के सरकारी आवास में चल रही है। अब एक बार फिर से इस बात को दोहराते हैं कि जनता टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।